हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को संधि पढ़ाऊंगी। संधि में विभिन्न ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस प्रकार से संधि को आसानी से समझा जा सकता है कि कौन सा आयादी संधि है, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जो आसानी से समझा जा सके। स्वर संधि, व्यंजन संधि किस तरह से आसानी से समझा जा सके, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं आप लोगों को संधि की परिभाषा बता देती हूँ। दो शब्द आप लोगों ने सुना होगा, समास और संधि। समास और संधि में, समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में वर्णों का मेल होता है। शब्दांशों का मेल होता है। दो शब्दांशों के मेल से जब किसी भी शब्द में परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। संधि शब्द से ही आप लोगों को ये लग रहा होगा कि संधि मतलब मिलना। तो जहाँ दो शब्द आपस में मिलते हैं, दो वर्ण आपस में मिलते हैं, वहाँ पर संधि होती है। संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं कि ध्वनियों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। मुख्यतः संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर से स्वर का मेल होता है और स्वर से स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, जहाँ पर स्वर व्यंजन या व्यंजन व्यंजन आपस में मिल करके वो नया शब्द बनाते हैं, वहाँ पर हम व्यंजन संधि कहते हैं। और जहाँ स्वर व्यंजन से विसर्ग का मेल होता है और शब्द का निर्माण होता है, वहाँ विसर्ग संधि होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के आपस में मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाता है। कहने का तात्पर्य, जहाँ स्वर आपस में मिल करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, जहाँ बस स्वरों का ही मेल होता है, वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय में विद्या धन आलय, यहाँ विद्या प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल करके दोनों स्वर है, आ दोनों स्वर है, दोनों के मिलने से विद्यालय बनता है, तो यहाँ पर स्वर संधि है। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि दो स्वरों को आपस में मिलाया गया है। अब आगे हम देखेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है आयादी संधि। तो पहला हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अब हम दीर्घ संधि की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि को समझ लेते हैं और दीर्घ संधि में कौन कौन से वर्ण आपस में मिलते हैं और कौन कौन से वर्ण बना करके क्या रूप प्रदान करते हैं, पहले हम लोग ये देखेंगे और तब हम लोग आसानी से किस तरह से दीर्घ संधि को पहचान सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो दीर्घ संधि में संधि करते समय अगर अ और आ के साथ आता है तो आ बन जाता है। कहने का तात्पर्य और अ और आ, अगर अ या आ किसी से मिलता, आ या अ किसी से मिलता है तो आ बन जाता है। अ या आ किसी से मिलता है तो आ बन जाता है। यानी कि दोनों सूरतों में अगर वो अ से मिलता है तो भी आ ही होता है, आ से मिलता है तो भी आ ही होता है। इसी प्रकार से दीर्घ ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ये दोनों आपस में जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई से मिलते हैं तो उसका दीर्घ ई हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि अगर ह्रस्व ई से मिलता है तो भी दीर्घ ई होता है और दीर्घ ई ह्रस्व ई से मिलता है, यानी दोनों सूरतों में दीर्घ ई होता है। उसी तरह से ह्रस्व ऊ है और दीर्घ ऊ है। ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, जब ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ से मिलते हैं तो दीर्घ ऊ होता है। इसमें भी दीर्घ या ह्रस्व आपस में मिलता है या ह्रस्व आपस में मिलता है तो दीर्घ ही होता है। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि दीर्घ और ह्रस्व आपस में मिलकर के दीर्घ बनाते हैं। अब इसे हम किस तरह से टिक के माध्यम से समझेंगे कि आसानी से अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाता है और हमें
टिक लगाना होता है कि ये सही है या गलत, तो किस तरह से हम समझेंगे कि ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि समझने के लिए हम किसी भी संधि को समझने के लिए हम लोग मध्याह्न को देखते हैं, मिडल जो होता है, मिडल वर्ण जो होता है वो देखते हैं। शब्द का जो बीच का वर्ण होता है उस वर्ण को हम देखते हैं, और बीच के वर्ण में जो विकार हुआ रहता है उसको आधार बना करके हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये दीर्घ संधि। अगर बीच के विकार में अगर दीर्घ होता है, अगर दोनों आपस में मिलते हैं दीर्घ दीर्घ, जब विच्छेद हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि रस और दीर्घ आपस में मिले हैं और बीच में हमें ये दिखाई देता है कि यह दीर्घ है, तो हम समझ जाएंगे कि यह दीर्घ स्वर संधि है। तो जैसे विद्याधनालय, विद्याधनालय में हमने देखा कि विद्या का आ और आलय का आ, ये दोनों मिलकर के आ बनाते हैं विद्या, तो बीच में विद्या में आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसलिए हम समझ जाएंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि है। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे अगला गुण स्वर संधि। जब संधि करते समय अ और आ के बाद ई हो तो ए बन जाता है, और आ के बाद ही उ होता है तो उसका ओ बन जाता है, तो वहाँ, और आ के बाद ही अगर री हो तो अर बन जाता है, वहाँ गुण स्वर संधि होती है। अब यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे कि ये ई और आ और आ से ही ई और ई मिलता है, उ और उ मिलता है और री मिलता है। प्रथम जो वर्ण होता है उसका अंतिम वर्ण अ और आ होता है, जो मेल होता है संधियों का, और अ और आ से ही मेल होता है। लेकिन अ और आ से मेल होने पर चाहे ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, अ, आ और री मिलता है, तो उसका बस आप लोग ये देख लीजिएगा कि ए, ओ, अर, जहाँ पर बीच में ए, ओ और अर आपको दिखाई देता है, अगर मिडल में आपको ए, ओ और अर दिखाई देता है तो आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि ए, ओ और अर अगर मिडल में दिखाई देता है, अगर शब्द ही आपके सामने है। और जैसे कि महेंद्र, महेंद्र में ए है, महेंद्र ह पर ए का मात्रा है, और हे बीच में आता है, मिडल में आता है, ए का मात्रा है, तो आप समझ जाएंगे कि गुण संधि है। अगर महोत्सव, महोत्सव में ह पर ओ का मात्रा है और ये मिडल में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो आसानी से समझ जाएंगे कि ये आपका गुण संधि है। और जहाँ पर अगर महर्षि, यहाँ महर अर जो है वो बीच में आ रहा है, तो समझ जाएंगे कि गुण संधि है। तो आपको समझना क्या है कि आपको बस इतना देखना है कि अगर बीच का जो शब्द है उसमें अगर ए, ओ और अर आता है तो वहाँ आप आसानी से लगा सकते हैं कि ये गुण स्वर संधि है। तो हमने गुण संधि और दीर्घ संधि इन दोनों संधियों के बारे में देख लिया कि किस प्रकार से गुण संधि बनती है और क्या क्या परिवर्तन होता है, और दीर्घ संधि क्या होता है। दीर्घ संधि में हमने देखा कि अ और आ के बाद अगर कोई दीर्घ या ह्रस्व आता है तो उसका दीर्घ बन जाता है, और गुण संधि में भी हमने देखा कि अ आ ही होता है, प्रथम वर्ण जो होता है, प्रथम शब्दांश जो होता है उसका अंतिम वर्ण अ आ ही होता है। दीर्घ संधि में भी प्रथम शब्दांश का वर्ण जो होता है वो अ आ ही होता है, और उसके बाद से परिवर्तन होते हैं। दीर्घ संधि में हमने देखा कि दीर्घ हो जाता है, यानी दीर्घ ई, दीर्घ उ हो जाता है, और गुण संधि में हमने देखा कि ए, ओ और अर हो जाता है। अब हम देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। दीर्घ में हमने देखा दीर्घ का मतलब बड़ा, और वृद्धि में हम लोग देखेंगे कि वृद्धि का मतलब बढ़ना। दीर्घ में हमने देखा कि बड़ा यानी कि उसका दीर्घ ई हो जा रहा है, दीर्घ उ हो जा रहा है। उसी प्रकार से हम लोग वृद्धि में देखेंगे बढ़ जाता है। प्रथम जो शब्दांश होता है उसका अंतिम वर्ण यहाँ भी अ और आ ही होता है, लेकिन उसके बाद अगर ए और ए आता है, आ के बाद अगर ए आता है तो वहाँ ए हो जाता है, और अगर आ आता है तो वहाँ पर आ हो जाता है, और ओ और औ आता है तो वहाँ पर
अ हो जाता है। तो ये है वृद्धि संधि, यानी कि ए और ए दोनों आता है अगर अ आ के बाद तो वहाँ ए ही होता है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। ए आता है तो भी वृद्धि हो जाती है, ए हो जाता है। ओ आता है तो भी वृद्धि हो जाती है, अ हो जाता है। तो ये आसानी से अगर बीच में कहीं भी आपको वृद्धि संधि में दिखे कि बीच में अगर औ, जैसे महाऔषधि, तो हौ आता है तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर वृद्धि संधि है। मतैक, यहाँ पर ए आता है, आ रहा है बीच में, मिडल में देखना है हमें, किनारे नहीं देखना है, किनारे के वर्णों को नहीं देखना, हमें बीच में देखना है, मध्य में। मध्य में अगर मिलता है तो मध्य में मिलने पर वहाँ पर अगर वृद्धि होती है तो वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे यण संधि। यण संधि में जब संधि करते समय यहाँ तक हमने देखा है कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में जो प्रथम शब्दांश है उसका अंतिम वर्ण अ और आ होता है और उसके बाद से मेल होता है तो उसमें संधि परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पर यण में हम देखेंगे कि ई के बाद दीर्घ ई और ह्रस्व ई, ह्रस्व और दीर्घ ई के बाद परिवर्तन आता है। तो अगर दीर्घ ई या ह्रस्व ई के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, दीर्घ ई और ह्रस्व ई के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो उसका य हो जाता है। और अगर दीर्घ ई और ह्रस्व ई के बाद कोई भी दीर्घ उ और ह्रस्व उ के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसका व हो जाता है। क्या हो जाता है? व हो जाता है। हमने देखा यहाँ दीर्घ ई और ह्रस्व ई के बाद कोई भी स्वर आता है, यानी प्रथम शब्दांश जो है उसके अंतिम वर्ण अगर ई दीर्घ ई या ह्रस्व ई है तो उसके बाद कोई भी स्वर आता है तो वहाँ पर य बन जा रहा है। और दीर्घ उ और ह्रस्व उ के बाद कोई भी स्वर आ रहा है तो वहाँ पर व बन जा रहा है। और अगर री के बाद कोई भी स्वर आता है वहाँ पर अर हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रथम शब्दांश जो है उसके बाद का बात बताया जा रहा है और द्वितीय शब्दांश जो है उसके प्रथम में कोई भी स्वर आता है तो इसमें ये परिवर्तन होते हैं। दीर्घ ई ह्रस्व ई के साथ य बन जाता है, दीर्घ उ ह्रस्व उ के साथ उ बन जाता है और री के साथ र बन जाता है। तो ये समझ में आपके आ गया होगा, यण संधि भी आपके समझ में आ गया होगा। तो हमने वृद्धि संधि भी देख लिया, यण संधि भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे अयादि संधि। जब संधि करते समय ए ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर आता है, ए के साथ ओ और औ के साथ अगर कोई अन्य स्वर आता है तो ए की जगह पर आय हो जाता है, ए की जगह पर आय हो जाता है, ओ की जगह पर औ हो जाता है और औ की जगह पर आओ हो जाता है। ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अगर आप लोग, और हमें देखना क्या है, अगर हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ये संधि होता है उसके मिडिल को ही देखना है, बीच को ही देखना है। अगर हमको शब्दों को देख करके पहचानना है तो भी हम ये आसानी से देख करके, जहाँ पर आए आओ अव आ जाएगा वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर अयादि संधि है। तो ये ए एक बार फिर बता दूं, ए ओ औ के बाद अगर कोई भी असमान स्वर भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि ए के बाद ए ही आएगा तो होगा, ए के बाद ए ही आएगा तो होगा, कोई भी स्वर आए। प्रथम शब्दांश के अंतिम वर्ण में अगर ए होता है तो ए का ए हो जाता है और ए का अव हो जाता है और ओ का अव हो जाता है, औ का आव हो जाता है। तो अयादि संधि भी आपके समझ में आ गई होगी। एक बार फिर मैं रिपीट करके बता रही हूँ, ए ओ औ के बाद कोई भी अगर स्वर आता है तो ए का ए हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। तो एक बार फिर हम लोग इस स्वर संधि को देख लेंगे। स्वर संधि के शुरू से ही देख लेंगे हम लोग। दीर्घ संधि में हम लोग देखेंगे कि दीर्घ संधि में हमने देखा, अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही देखना है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा दीर्घ संधि है। जहाँ पर अगर दीर्घ ई होता है, दीर्घ उ होता है, अगर मिडल में, शब्द के मिडल में अगर दीर्घ ई होता है, दीर्घ उ होता है, वहाँ पर
हम समझ जाएंगे कि यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। और देखना क्या है, अगर संधि विच्छेद आपके सामने अगर रखा हो और शब्द दे करके ऑप्शन में दिया है संधि विच्छेद करके, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि अगर प्रथम शब्दांश के अंत में अ या आ आया हुआ है और उसके बाद दीर्घ ई या ह्रस्व ई या दीर्घ ऊ ह्रस्व ऊ आया है, तो आप वहाँ भी आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। फिर गुण संधि में भी हम ये देखेंगे कि ई का जो अ और आ के बाद ई आता है तो उसका ए बन जाता है, और आ के बाद ऊ आता है तो वहाँ पर ओ बन जाता है, और अगर री आता है तो अर बन जाता है। तो हम मध्याह्न में देख लेंगे कि मध्याह्न में क्या है, ए है। अगर जैसे महेश, अगर महेश जैसे शब्द, रमेश, सुरेश ऐसे शब्द आते हैं तो वो गुण स्वर संधि का है, क्योंकि ई और ई मिल करके ए बन गया है। इसी प्रकार महोत्सव जैसे जैसे बीच में मध्याह्न में अगर ओ वाले शब्द आते हैं तो वहाँ पर समझ जाएंगे कि गुण स्वर संधि है। अगर आता है महर्षि, देवर्षि यानी अर बीच में मध्याह्न में आता है तो वहाँ पर गुण स्वर संधि है। इसी प्रकार से हम देखेंगे वृद्धि संधि में भी हमने देखा कि वृद्धि का मतलब बढ़ना हमने देखा, जहाँ पर बढ़ जाता है। आ के बाद कोई भी अगर स्वर आता है, ए आता है तो उसका ए हो जाता है, ओ आता है तो उसका अ हो जाता है, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। फिर इसी प्रकार से हमने यण संधि को भी देखा। यण संधि में हमने देखा कि ई के साथ अगर ई के साथ अगर अन्य स्वर आता है तो उसका य बन जाता है। ऊ के साथ अगर अन्य स्वर आता है तो वहाँ पर व बन जाता है, और री के साथ अगर कोई अन्य स्वर आता है तो उसका र बन जाता है। अयादि संधि में भी हमने देखा कि ए ओ औ के साथ अगर कोई भी स्वर आता है तो वहाँ पर ए की जगह ए हो जाता है, ए की जगह आय हो जाता है, ओ की जगह अ हो जाता है, औ की जगह आ हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी।